जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। बहुत दिनों से आप लोगों की क्लासेस नहीं हो पा रही थी, लेकिन आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलना स्टार्ट हो गई है। आज हम लोगों का टॉपिक है क्या? वर्क, एनर्जी और पावर। इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे हम किस पे आते हैं? वर्क, एनर्जी और पावर पे। इसको भी हटा देता हूं तो सही रहेगा। वर्क, एनर्जी, पावर। अब हम बात कर लेंगे किसकी? कार्य की, ऊर्जा की और शक्ति की। तो आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। लेकिन आज हम सिर्फ कार्य को पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद में ऊर्जा और शक्ति नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ऊर्जा में ही हम लोग कार्य में ही हम लोगों को टाइम लग जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम लोग कार्य को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में ऊर्जा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्य क्या होता है। ठीक, कार्य के लिए आप लोगों ने बचपन से लेकर के आज तक एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा साथ में फ्री में इसके साथ में मिलता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये हम लोगों को याद रखना है। अब यदि हम लोग परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाए गए बल, किसी वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में जो परिमाण आता है, बल की दिशा में उत्पन्न, बल की दिशा में हुए विस्थापन के परिणाम के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बोले सर इससे अच्छा तो यही याद रख लेंगे, W इज इक्वल टू F डॉट कॉस थीटा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? क्या बोलते हैं, बाल लिख रहा हूं। कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल इंटू विस्थापन अपॉन में क्या डॉट क्या हो जाएगा? आपका कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपने को ये याद रखना, कॉस थीटा। तो इसका चक्कर छोड़ो हिंदी का। एक बात और ध्यान रखना, एमपीपीएससी मेंस में 3 मार्क्स की डेफिनेशन आप लोगों को लिखने की आएगी, आप डायरेक्ट लिख दोगे। क्या लिखोगे कि बल और बल की दिशा में विस्थापन का जो परिमाण का गुणनफल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। अब ये लिख लिया आपने, परिभाषा लिख दी, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट 3 मार्क्स थोड़ी ना मिलेंगे। ये W क्या हो गया? कार्य हो गया। F क्या हो गया? बल हो गया। D क्या हो गया? हमारा विस्थापन। कुछ जगह पर आपको S भी मिलेगा, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना होना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए S भी डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को हम S से लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर यदि हम लोग बात करें इसका SI यूनिट की बात करें कि इसका SI मात्रक क्या होगा, SI यूनिट क्या होगा, तो अगर मैं W का SI यूनिट निकालने की कोशिश करूं तो अभी थोड़ी देर के लिए cos थीटा को आप हटा दीजिए, क्योंकि F डॉट D भी हम लोग मानते हैं कई जगह पर। ठीक, तो F के लिए हम लोग यदि माने कि बल को हम लोग न्यूटन में मापने का काम करते हैं SI यूनिट में, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग मीटर पे, दूरी का मात्रक मीटर, विस्थापन का मात्रक भी क्या होगा? मीटर। तो SI यूनिट क्या हो गई इसकी? न्यूटन मीटर हो गई। इसकी SI यूनिट हो गई न्यूटन मीटर हो गई। यदि मैं इस न्यूटन मीटर का नाम दूं कि इस न्यूटन मीटर का नाम क्या है, तो इसका न्यूटन मीटर का नाम होगा जूल, है ना। कार्य को हम लोग काय में मापने का काम करते हैं, तो कार्य को हम लोग जूल में मापने का काम करते हैं। इतना आप लोगों को याद रखना है। न्यूटन मीटर को ही हम लोगों ने नाम दे दिया क्या? जूल। तो अगर आपसे पूछे डायरेक्ट कि कार्य का SI मात्रक क्या है, तो कार्य का SI मात्रक हो गया जूल। इसके अलावा यदि आप लोगों से पूछे कि इसकी CGS यूनिट क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, फोर्स को CGS यूनिट में हम लोग काय से नापने का काम करते हैं? डायन से, है ना। डायन बोलते हैं 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। यहां पर डाइन शब्द इस्तेमाल करा है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? CGS में हम लोगों ने देखा था, CGS में CGS है ना, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। CGS जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही ये चीजें पढ़ी है, तो डायन इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस डायन इंटू सेंटीमीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं? अर्ग कहते हैं। अगर आप लोगों से कोई ऐसा पूछे, कौन पूछेगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा, रेलवे में पूछेगा, जेल प्रहरी में पूछेगा, कांस्टेबल में पूछेगा, मध्य प्रदेश PSC प्रीलिम्स में पूछेगा, MPSI में पूछेगा, जहां जहां आएगी। अभी तुम लोगों की सब ग्रुप 3 की एग्जाम आएगी, सब ग्रुप 4 की जो है, सब इंजीनियर की जो एग्जाम नोटिफिकेशन जारी हुआ, उन सभी में पूछेगा वर्क का SI यूनिट क्या है, तो बोलेगा भाई जूल है। अगर इस तरीके से लिखा है तो न्यूटन मीटर, ऐसा भी आ सकता है। अगर CGS यूनिट पूछे तो बोलेगा अर्ग है, तो या फिर डायन इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम इसको। एक बात और, 1 जूल, 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। मोस्ट टाइम भी घोट लो, रट लो, जो कर सकते हो वो कर लो। 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आएगा। एक चीज और आपने को ध्यान रखना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की घात 5 डायन, है ना। 1 न्यूटन को मोहब्बत हो गई 5 डायन से, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डायन। 1 न्यूटन को मोहब्बत हो गई 5 डायन से, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डायन। ये चीज एग्जाम में डायरेक्ट आती है, लेकिन इसको दोस्तों समझने की कोशिश यदि हम लोग करें, क्या होता है इस कंडीशन को यदि मैं यहां से हटाऊं कि भाई 1 जूल बराबर 10 की घात 7 कहां से आया, तो एक बार जरा देख लो इसको। अब मैंने न्यूटन इंटू मीटर लिखा, इस चीज को मैं लिख सकता हूं क्या? 1 जूल, मान लो मैंने 1 जूल लिखा और यहां पर ये लिख लो, मान लो 1 न्यूटन हो गया, 1 मीटर हो गया। इस चीज को मैंने ऐसा लिखा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब भी आपने देखा था
कि अर्ग बराबर क्या होता है, मान लो आपने लिखा अर्ग बराबर क्या होगा, डायन इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग, इसको हम लोग लिखते हैं डायन इंटू सेंटीमीटर, 1 न्यूटन मीटर। अभी 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 की घात 5 डायन। और यदि मैं सीजीएस पद्धति की बात करूं तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर की जगह पर मैं यहां पर 100 सेंटीमीटर लिखूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 की घात 2, तो 1 जूल हो गया अपना। अभी 10 की घात 5 और 10 की घात 2 कितना हो गया, 10 की घात 7। तो डायन इंटू सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अर्ग लिख सकते हैं। तो ये आ गया 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। प्रूफ खत्म कहानी। लेकिन आपको याद क्या रखना है, सिर्फ इसलिए मैंने बताया था कि आप लोगों को थोड़ा सा फंडा क्लियर हो के 1 जूल बराबर 10 की घात सर रट तो लेते हैं, लेकिन आता कहाँ से, तो वो भी मैंने आप लोगों को चीजें बता दी। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज आप लोग तृप्त हो गए होंगे कि ये कहाँ से आया है। क्लियर, इतनी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो ये तो हमारी बेसिक सी बातें हो गई। एक चीज और है, एक चीज और समझो कि फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, अरे भाई W इज इक्वल टू F.D है ना। थोड़ी देर के लिए इसको मानते हैं और इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर ले, विमीय सूत्र की बात करें यदि हम लोग विमीय सूत्र की, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, M इंटू A है ना, और डिस्प्लेसमेंट तो है ही सही। मास के लिए मैं क्या लिखता हूं, M। एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, थोड़ी देर के लिए देखो एक्सेलरेशन यहां पर कि एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर के लिए मैं डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए क्या लिखता हूं, L लिखता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। द्रव्यमान के लिए M लिखता हूं मैं। जिसको नहीं आता है लास्ट लेक्चर देखो, इतना ज्यादा तरीके से सारी चीजें क्लियर होती जा रही है और हर चीज को बार बार आगे बताता हूं, छोड़ता नहीं हूं। तो ये एक्सेलरेशन के लिए L लिख सकते हैं। सेकंड के लिए हम लोग T लिखते हैं, तो T की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग ने L लिखा, यहीं के यहीं कहानी खत्म, L 2 बार आ गया। तो मेरा फॉर्मूला बन गया ML T की पावर -2, क्योंकि ये भी बताया है कि बड़े ब्रैकेट में लिखना है और इसको लिखने का तरीका ये होता है। क्लियर, सबको समझ में आ गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी, ये हमको याद रखना है। तो विमीय सूत्र भी कंप्लीट, आई थिंक सबको समझ में आया। तो आज आप लोगों का फंडा क्लियर हुआ बहुत सारा कि आराम आराम से चीजों को समझते हुए हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ये कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। बोलोगे सर फोर्स हमारा क्या है, सदिश राशि। डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, सदिश राशि। भाई बल हमारा सदिश राशि, विस्थापन हमारा सदिश राशि, फोर्स हमारा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर। तो ये कैसे अदिश हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11th क्लास में फिजिक्स और मैथ्स के लिए आप लोग यदि बात करते हो तो वहां पर सदिश के और डीप रूल है, अदिश के और डीप रूल है। तो उन रूल के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना, हमको याद रखना है कि अदिश राशि। जिन लोगों ने साइंस बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ होगा उनको पता होगा कि अदिश राशि क्या होता है। हमको याद रखना है क्या, ये चीजें। इतना क्लियर हुआ फंडा, वरना आप लोग बहुत खतरनाक तरीके से उलझ सकते हो। तो इतना यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्यों बताया ये, क्योंकि आप उलझ जाओगे वहां पर। बोले यार सर फोर्स तो हमारा सदिश होता है, डिस्प्लेसमेंट भी सदिश होता है, तो फिर ये भी सदिश हो गया। गलत, 1 नंबर गया। मतलब आप काम से खत्म, और इसके साथ में अगर नेगेटिव मार्किंग है तो वो भी खत्म। हालांकि मध्य प्रदेश में नेगेटिव नहीं है। ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो कार्य हमारा कैसी राशि है, अदिश राशि। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर। कार्य कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो कार्य हमारा जो है 3 प्रकार का होता है। ठीक, एक तो हमारा होगा पॉजिटिव कार्य, एक होगा हमारा नेगेटिव कार्य, और एक होगा हमारा जीरो कार्य। मतलब कार्य क्या होगा, धनात्मक कार्य हो सकता है, ऋणात्मक कार्य हो सकता है और शून्य कार्य हो सकता है। अभी आप लोगों ने जनरली, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, मैं लेक्चर दे रहा हूं, मैंने आधे घंटे तक आपको लेक्चर देना दिया, बोले जा रहा हूं, आप लोग सुनते जा रहे हो। क्या कार्य हुआ है, नहीं हुआ है, साइंस की डेफिनेशन में नहीं हुआ है। अब साइंस की डेफिनेशन समझने की कोशिश करना। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब बल, यदि किसी वस्तु के ऊपर आप बल लगाते हो और बल की दिशा में यदि विस्थापन होता है, जब तक के बल ना लगा जाए और विस्थापन ना हो तो कार्य नहीं कहलाएगा। उसमें डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट बोलो तो थोड़ी देर के लिए दूरी बोल सकते हैं। मान लो ये मार्कर यहाँ है, इसको मैं यहाँ से उठा के फोर्स लगा के वहां ले जा रहा हूं, तो कुछ ना कुछ इसमें विस्थापन हुआ। कितना विस्थापन हुआ, बोले 2 मीटर का विस्थापन हुआ, 3 मीटर का, तो आपने कार्य किया। लेकिन मैं यहाँ बोले जा रहा हूँ, कोई विस्थापन ही नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं हो रहा है, बोले जा रहा हूँ। तो साइंस की डेफिनेशन में यहाँ पर कोई भी कार्य, बोले सर हमने 10 घंटे पढ़ाई करी थी, कितना विस्थापन हुआ,
कई विस्थापन नहीं, वो वहीं बैठे बैठे कॉपी के पन्ने पलटे जा रहे हैं, तो कोई विस्थापन हुआ नहीं। साइंस की डेफिनेशन में आपने कोई कार्य नहीं किया जब तक विस्थापन नहीं होगा। क्लियर? आई थिंक सबको समझ आया होगा। तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क, ये हो गया नेगेटिव वर्क और ये हो गया जीरो वर्क। तो मतलब 3 प्रकार का कार्य। मेरे प्यारे दोस्तों, इनसे एग्जाम्पल आते हैं भाई, पॉजिटिव वर्क कैसे, नेगेटिव वर्क कैसे और जीरो वर्क कैसे। तो इसकी कंडीशन है तीनों चीजों की। तो अभी अपन देखें यहां पर, यदि मैं बात करूं वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट कॉस थीटा की, यदि हम लोग बात कर लें कि एफ डॉट कॉस थीटा होता है। पहले हम लोग पॉजिटिव वर्क की बात करें, धनात्मक वर्क की बात करें, तो इसका मान धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा। ये किस बात पर निर्भर करता है? बल और विस्थापन की दिशा के ऊपर निर्भर करेगा। बल और विस्थापन की दिशा के ऊपर, मतलब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, और उनके बीच में जो कोण बनेगा उसके बीच पे निर्भर करेगा। अलग अलग कंडीशन है। पहले हम लोग पॉजिटिव वर्क का देख लेते हैं, फिर उसके बाद में नेगेटिव और फिर उसके बाद में जीरो वर्क पे आएंगे। पहले हम लोग धनात्मक वर्क की बात करें तो जब वस्तु का विस्थापन, मतलब पॉजिटिव वर्क में क्या होगा, जब वस्तु का विस्थापन मतलब क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो बल की दिशा में हो, बल की दिशा में हो। जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो, डिस्प्लेसमेंट की यदि हम लोग बात करें, डिस्प्लेसमेंट की यदि हम लोग बात करें, तो वस्तु का जो विस्थापन है वो बल की दिशा में हो। जब वस्तु का विस्थापन तथा बल की दिशा कैसी हो, समान हो, जब बल की दिशा कैसी हो, समान हो, तब क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। कैसे? जैसे सपोज करो ये बॉटल है, ये बॉटल, इस बॉटल के ऊपर यदि कोई मैंने फोर्स लगाया, तो अगर मैंने फोर्स लगाया, मान लो ये बॉटल यहां थी, मैंने इधर खींचा, तो मैंने इसके ऊपर फोर्स किस दिशा में लगाया, इसी दिशा में लगाया, और ये बॉटल यहां थी तो यहां से विस्थापित होकर यहां आई, मतलब बल भी इधर लगाया, विस्थापन भी इधर हुआ। तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हम लोग समझे क्या भाई, ये धनात्मक कार्य हुआ। मतलब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा अगर समान हो तो क्या होगा, जैसे मान लो ये कोई बक्सा था, इसके ऊपर इधर से एक बंदे ने रस्सी खींची, रस्सी खींची, ये बक्सा यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, मतलब इसका विस्थापन इस दिशा में और फोर्स भी क्या हुआ, इसी दिशा में लगाया गया। जैसे आप लोगों को एक डायग्राम भी देखने को मिलेगा कि ये थीटा है, यहाँ पर फोर्स लगाया गया है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है इस दिशा में, इन दोनों के बीच का थीटा। आप सोचोगे, कई बार आपने सोचा होगा कि यार फोर्स क्या हम केवल ऐसे ही लगाते हैं क्या, फोर्स ऐसा भी तो लग सकता है सीधी दिशा में भी। तो ये डायग्राम भी आप लोगों को लास्ट में समझा दूंगा किस तरीके से। तो विस्थापन हो रहा है इधर की दिशा में। अब बोलोगे सर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू हमारा 0 हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। बोले थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कैसे हो गया, एंगल, ये बॉटल इधर फोर्स लगाया, विस्थापन भी इधर, एंगल बना क्या, तो थीटा इज इक्वल टू 0। और कॉस थीटा कितना होता है, 1। कॉस थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस थीटा 1 हो गया, तो हमारा जो भी न्यूटन फोर्स लगाया वो सारी चीजें हम लोग देखें। अब इसका एग्जांपल देखें, तो यहां पर मैंने ये दो, एक कंडीशन तो ये बताई, इसके अलावा और कोई डेफिनेशन है क्या सर, तो बोले हाँ इसके अलावा और डेफिनेशन है। जब बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है वो न्यून कोण हो, मतलब एक्यूट एंगल बने। बल और विस्थापन के बीच का जो कोण बनता है वो एक्यूट एंगल बनता है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, थीटा। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता हो। 90 डिग्री से कितना भी कम हो सकता है। मान लो ये यहां से मैंने मार्कर को इधर खींचा, इधर खींचा, इधर खींचा, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। लेकिन मैं अगर मान लो ये मार्कर यहाँ है और फोर्स इधर लगा रहा हूँ, इस दिशा में लगा रहा हूँ। जैसे आपने रस्सी खींचने का काम करते हैं, तो कभी कभी ऊपर से ऐसे रस्सी खींच रहे हैं, नीचे की साइड खींच रहे हैं और बल भी इधर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 बन रहा है, लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो न्यून कोण कहलाएगा। तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई कि पहली बात तो विस्थापन और बल की दिशा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दूसरा ये है बल और विस्थापन के बीच का कोण कैसा होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए, थीटा 0। अब इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैं बताता हूं जरा। जब कोई पिंड गुरुत्वीय त्वरण, यहां से ये बॉटल ले लेते हैं, जब कोई पिंड सॉरी दोस्तों, जब कोई पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अनुदिश स्वतंत्र रूप से गिरता है, इसको यहां रख देता हूं, अनुदिश स्वतंत्र रूप से गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा कैसी होगी, ये नीचे गिरा। इसको बड़ा है यार, छोटा ले लो। ये मार्कर लिया, ये नीचे की साइड गिरा, ये मार्कर लिया, नीचे की साइड गिरा। गुरुत्वाकर्षण बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। आपका मार्कर का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, नीचे की ओर हुआ। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ, नीचे की ओर गया, मतलब क्या हो गया, बल और विस्थापन की दिशा कैसी हो गई, समान हो गई, मतलब पॉजिटिव हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो हमारा यहाँ कार्य किया जा रहा है वो कैसा हो गया, हमारा धनात्मक कार्य हो गया। कोई बॉडी है। इसके अलावा एक एग्जांपल और एग्जाम में आता है, यहाँ सामने एक कुआं है, एक पर्सन बाल्टी खींचे जा रहा है, उधर से बाल्टी खींचे जा रहा है, बाल्टी खींचे जा रहा है, बाल्टी खींचे जा रहा है बंदा। तो वो बाल्टी खींच रहा है, तो
उसका एंगल कुछ तो बनेगा नीचे जाकर के। भाई न्यून कोण 90 डिग्री नहीं बनना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए, है ना। दो कंडीशन है, एक तो बल की दिशा में होना चाहिए विस्थापन, और दूसरी थीटा वाली भी हो सकती है। रस्सी खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। अब वो रस्सी से जो खींचा है तो बाल्टी भी ऊपर आ रही है और बल भी ऊपर दिशा में लगाया जा रहा है। तो मेरे द्वारा जो बल लगाया गया वो कैसा हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। अभी आगे जाके इसका एक एग्जांपल देखने को मिलेगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये वाला देखो। पे हमने लगाया, बाल्टी खींचा, ऊपर ही आ रही है, बल की दिशा भी ऊपर, बाल्टी भी ऊपर आ रही है। तो मेरे द्वारा जो बाल्टी के ऊपर बल लगाया उसका विस्थापन उसी दिशा में हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव वर्क हो गया। अब जरा नेगेटिव वर्क को समझ लो। नेगेटिव वर्क क्या होता है, तो जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो। पहली परिभाषा, वस्तु का जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको यहां डी लिखता हूं, वो क्या हो, बल की दिशा के विपरीत हो। बल जिस दिशा में लग रहा हो उसके विपरीत हो। बल की दिशा के कैसे हो, विपरीत हो। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखो, सॉरी दोस्तों छाले बहुत ज्यादा हो गए। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो, अधिक कोण हो। अधिक कोण होना चाहिए, मतलब कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। अगर देखा जाए तो अधिक कोण के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, क्या कर सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। बहुत सारे बोलते हैं अरे यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। अरे कमजोर है तो है, उसको सुधारा जा सकता है, क्या दिक्कत है, कोशिश कर रहे हैं सुधर जाएगा। अधिक कोण के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ठीक, उससे कोई नेगेटिव मेरे हिसाब से इंपैक्ट नहीं जाना चाहिए। अरे हमको हमारी मातृभाषा पर भी गर्व है, अंग्रेजी भी हम सीख रहे हैं। तो अधिक कोण की यदि बात करें तो ऑब्ट्यूस एंगल इसको कहते हैं, मतलब विपरीत दिशा में होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देखें, यदि हम लोग जब मान लो यही मान लो, मार्कर ही मान लो, ये मेरा क्या है, हाथ है, इसके ऊपर मैंने मार्कर रखा, या इस मार्कर को मैंने इधर धक्का दिया। अभी आपने लोटनिक घर्षण पढ़ा है, बेलन घर्षण पढ़ा है, आपने स्थैतिक घर्षण पढ़ा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा है, स्थैतिक घर्षण भी पढ़ा। यहां से मैंने इसको हाथ पे करना कोशिश करी, इसको धक्का मारने की। तो जब मैं इसको इधर फोर्स लगा रहा हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बल की दिशा के विपरीत लगता है, इधर की साइड, सॉरी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत लगता है। तो मैंने इसको इधर धक्का दिया किसी सतह के ऊपर, घर्षण बल इधर लग रहा है, तो घर्षण बल इधर लगा और वस्तु का विस्थापन उधर हुआ। घर्षण बल इधर लगा घर्षण बल, और वस्तु का विस्थापन, मार्कर का विस्थापन कैसा हुआ, उधर हुआ। तो क्या हो गया, मेरा नेगेटिव वर्क हो गया। नेगेटिव वर्क हुआ यहाँ पर, बल की दिशा किधर है, इधर है, वस्तु का विस्थापन किधर हो रहा, उधर हो रहा। बोले सर यहाँ पर एंगल, तो एंगल 180 डिग्री का बनेगा, ये और ये पूरा 180 डिग्री का हमारा एंगल बन गया। यहाँ पर यहाँ से कैसा हो गया, 180 डिग्री का एंगल हो गया, है ना। मतलब 180 डिग्री का एंगल यहां पर बना दिया, थीटा इज इक्वल टू। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल, जब कोई बंदा जो है पत्थर को, मान लो किसी पत्थर को जब हम लोग ऊपर की ओर उठा के खड़े हुए हैं, ऊपर की ओर उठा के खड़े हुए हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी ओर नीचे की ओर लग रहा है, विस्थापन उधर ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, खड़े नहीं है, ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब अपन है ना ले जा रहे हैं उसको, पत्थर की ओर ऊपर उछाला जा रहा है। ध्यान रखना, खड़े हैं तो दिक्कत हो जाएगी, जीरो हो जाएगा वो। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा कि ऊपर की ओर हमने फेंका तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर रखा, तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगाया गया जो है बल, जो है वो कार्य क्या हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि वो नीचे की ओर लग रहा है बल, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नीचे की ओर बल लग रहा है, वस्तु का विस्थापन उधर हो रहा है जब ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल वापस से वही बाल्टी वाला ले लेते हैं। एक आदमी है, बाल्टी खींच रहा है अंदर से। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए भाई कि व्यक्ति के द्वारा लगाया गया उसमें कार्य कौन सा, बल कौन सा है, तो भाई पॉजिटिव हो गया, सॉरी वर्क कौन सा हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति के द्वारा लगाया गया। लेकिन गुरुत्वाकर्षण उसमें नीचे की ओर बल लगा रहा है, बंदा ऊपर खींच रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, लेकिन फिर भी गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य क्या है, तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपका नाम लेके बोले तो पॉजिटिव, गुरुत्वाकर्षण का नाम लेके बोले तो नेगेटिव हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखें, तीसरा एग्जाम्पल हो गया विस्थापन। यदि हम लोग बात करें किसकी, जीरो वर्क की, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, छाले हो गए दोस्तों इसलिए थोड़ी समस्या रही। यदि हम लोग यहां पर बात करें फोर्स इंटू डी कॉस थीटा, कॉस थीटा यदि क्या हो जाए 90, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस थीटा क्या, थीटा इज इक्वल टू यदि 90 डिग्री ले लें हम लोग। इसकी परिभाषा देखें, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल तथा उसमें विस्थापन कैसा हो, शून्य हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, जीरो हो, है ना। डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो हो, भाई किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, लगा फोर्स लगाई, ताकत लगाई, ये ताकत लगाई, डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, ये दीवार हटी क्या, नहीं, मतलब वर्क क्या हुआ, जीरो हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, शून्य हुआ। अगर मैं इसके ऊपर ताकत लगाए जाऊं ताकत लगाते जा रहा हूं,
तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, मतलब वर्क कैसा हो गया, 0 हो गया वर्क हमारा। दूसरी कंडीशन क्या, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। cos 90 डिग्री हमारा कितना होता है, 0, और cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो cos 90 0 हो गया, मतलब वर्क हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। इसका एग्जाम्पल एक बहुत बार पूछा जाता है, ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे मैंने ये मान लो, ये एक कुली है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाएंगे, एक कुली ऐसे करके यहाँ खड़ा हुआ था, मान लो यहाँ खड़ा हुआ है, सपोज करो यहाँ खड़ा हुआ, सर आप भी क्या हरकत कर रहे हो, यहाँ खड़ा हुआ है, वो सूटकेस लेके जा रहा है, सारी दुनिया का, तो वो सूटकेस लेके जा रहा है, ले जाते जा रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, तो 0 है मेरे प्यारे दोस्तों। कारण उसके पीछे का, उसने यहाँ पर फोर्स अपने सिर पे जो भी सूटकेस रखा है, बोझा उठाया, वो जाया जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट किधर की साइड हो रहा है, इधर की साइड हो रहा है। ग्रेविटी के द्वारा उसके बल नीचे किधर लग रहा है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, जाया जा रहा है। उन दोनों तो थोड़ा टेढ़ा हो गया यार, ये 90 डिग्री का बन गया एंगल हमारा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स क्या बोलते हैं, वर्क क्या हो गया, 0 हो गया, शून्य कार्य हो गया जब एंगल 90 डिग्री का। बोले उसके द्वारा ऊपर बल लगाया जा रहा है तो भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। तो सारी दुनिया का बोझ आज हमने उठा लिया, और इस तरीके से हम लोगों ने ये सारे एग्जाम्पल देख लिए। ये सूटकेस वाला एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 1-2 एग्जाम्पल और किताबों में मतलब नोट्स में लिखे हुए हैं, आप लोग देखेंगे, आप लोग आराम से इजीली समझ जाएंगे। तो आज मैंने सारी दुनिया का बोझ नहीं उठाया है, अपनी किताबों का ही बोझ उठाया है। बहुत सारी किताबें सामने रखी रहती हैं यहाँ पर, क्या कर सकते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है, वर्क यहाँ पर खत्म हो गया है, मैंने समझा दिया, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह सारी चीज़ें करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो एंजॉय करिए, साथ ही साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो दोस्तों थोड़ी सी हेल्प करिए, चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाने में आप लोगों की हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।